हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कंप्यूटर की पीढ़ियां। जिस प्रकार हम इंसानों के अंदर पीढ़ियां होती हैं उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी क्या होती हैं, पीढ़ियां होती हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में पीढ़ियों का क्या मतलब होता है। तो देखिए, कंप्यूटर की पीढ़ियों को कंप्यूटर में उपयोग होने वाले हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के आधार पर बांटा गया है। यानी हमारे कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होती हैं, या तो हार्डवेयर के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर या इन दोनों के ऊपर। यदि हमारे कंप्यूटर में कोई हार्डवेयर या कोई सॉफ्टवेयर आया है जिससे हमारा कंप्यूटर का स्वरूप चेंज हो जाता है तो हमारे कंप्यूटर की क्या चेंज हो जाती है, एक पीढ़ी चेंज हो जाती है। ओके। लेकिन अभी तक हमारे जो कंप्यूटर की जो पीढ़ी है जो चेंज हुई है वो मोस्टली किसके आधार पर चेंज हुई है, हार्डवेयर के आधार पर। ओके। तो अभी तक हमारे कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां हैं, 5 पीढ़ियां हैं। तो अभी तक हमारे कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां हैं, 5 पीढ़ियां, जो स्क्रीन पर यहाँ पर दी गई है। और इन पीढ़ियों के नाम दिए गए हैं और इन पीढ़ियों के इनके सामने क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ। जैसे पहली पीढ़ी का जो टाइम है वो 1942 से 1955, दूसरी का 1955 से 1964। इस प्रकार यहाँ पर 500 पीढ़ियों का क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, जिनको आप लोग यहाँ पर आराम से देख सकते हो। ये पीढ़ियों का जो टाइम दिया हुआ है ये हमारी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th क्लास की जो बुक है कंप्यूटर साइंस की, उस बुक के आधार पर लिए गए हैं। यदि एग्जाम में किसी भी पीढ़ी का टाइम पीरियड आता है तो आप लोग ये ईयर आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। ओके। अब हम इन पीढ़ियों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जैसे पहली पीढ़ी के बारे में, दूसरी के बारे में, इस प्रकार इन 500 पीढ़ियों के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी पहली पीढ़ी का जो टाइम है वो 1942 से 1955 तक। तो अब हम नीचे पॉइंटों के आधार पर ये समझेंगे कि हमारे कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है इसमें किन किन चीजों का उपयोग हुआ। तो देखिए, पहला पॉइंट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ। किसका उपयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब का। और वैक्यूम ट्यूब क्या है कि हमारा एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। कौन? वैक्यूम ट्यूब। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब का। और ये वैक्यूम ट्यूब होती है, देख लीजिए आप लोग, ये पहली पीढ़ी में जो हार्डवेयर डिवाइस उपयोग हुई वैक्यूम ट्यूब, इस वैक्यूम ट्यूब को बनाया किसने? जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। और कब बनाया? 1904 में। तो वैक्यूम ट्यूब को जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग ने कब बनाया? 1904 में। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीढ़ी के कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप व मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। यानी जिस प्रकार आज हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं और मोबाइल में रोम का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है उस पीढ़ी में सूचना को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। ओके। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस पीढ़ी की मुख्य भाषा, यानी हमारा जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर की क्या होती है? एक अलग से भाषा होती है। और कंप्यूटर की जो पहली जो भाषा थी वो कौन सी थी? मशीनी, जिसको हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं? बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी। और बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। तो हमारे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की जो भाषा थी वो कौन सी थी? मशीनी। मशीनी का मतलब क्या होता है? बाइनरी। और बाइनरी का मतलब क्या होता है? 0 और 1। यानी मशीनी, बाइनरी, 0 और 1 तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ओके। आगे देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट व आउटपुट के लिए पेपर टेप और पंच कार्ड का उपयोग किया गया। यानी जिस प्रकार आज हम लोग कीबोर्ड का, माउस का, प्रिंटर का, इनका उपयोग करते हैं, उन दिनों में यानी पहली पीढ़ी में इनपुट और आउटपुट के लिए पेपर टेप और पंच कार्ड का उपयोग किया गया। और पेपर टेप और पंच कार्ड ऐसे होते हैं, देख लीजिए एक बार। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर की साइज काफी बड़ी थी। कौन सी पीढ़ी की? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की साइज क्या थी? काफी बड़ी थी, क्योंकि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब का। ये जो वैक्यूम ट्यूब थी इसकी साइज काफी बड़ी होती थी और एक कंप्यूटर को चलाने में एक से अधिक वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब के कारण हमारे जो कंप्यूटर थे पहली पीढ़ी के, उनकी साइज क्या होती थी? काफी बड़ी होती थी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
इस पीढ़ी के कंप्यूटर बिजली की खपत ज़्यादा करते थे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे और वैक्यूम ट्यूब के कारण यहाँ पर बिजली की जो खपत है वो क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। ज़्यादा होने के कारण ये कंप्यूटर जल्दी क्या हो जाते थे, गर्म हो जाते थे। इस कारण इनको ठंडे स्थान पर रखना पड़ता था। किनको? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को, जो काफ़ी खर्चीला काम था। ये नीचे वाले पॉइंट तो आपको इसलिए ध्यान में रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पहली पीढ़ी की विशेषता नहीं है। तो ये आप लोगों को पॉइंट ध्यान में रखने हैं, और ऊपर वालों को तो आप लोगों को पता ही है कि कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे जो पॉइंट दिए हुए हैं वो सारे के सारे कौन सी पीढ़ी के हैं, पहली पीढ़ी के। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो पहली पीढ़ी थी, इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से। ओके, ये हमारी पहली पीढ़ी की एग्जाम्पल्स हैं। इन प्रत्येक एग्जाम्पल को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार कंप्यूटर के नाम दे दिए जाते हैं और उनकी जनरेशन का आप लोगों से मिलान करवाया जाता है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे यूनिवेक, एनिएक, IBM 701, 702 और 650। ये जो क्वेश्चन है IBM वाला, ये SSC के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ था कि IBM 701, 702 और 650 कौन सी जनरेशन के यानी कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो IBM क्या है, एक कंपनी है। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके आगे है एडवैक, मार्क 1, 2, 3। ये तीनों कंप्यूटर अलग है, 1 अलग है, 2 अलग है और 3 अलग है। इसे आगे दिया हुआ है EDS-AC। अब नीचे इनकी फुल फॉर्म वगैरह देखते हैं। सबसे पहले देखिए एनिएक। एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, ये जो कंप्यूटर है हमारा एनिएक, इस कंप्यूटर को बनाया था JP एकट और जॉन विलियम मोकली ने बनाया था। एनिएक हमारा जो कंप्यूटर है, ये हमारा विश्व का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, एनिएक, और एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, आगे देखिए एडवैक। एडवैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, आगे देखिए यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमारा जो यूनिवेक जो कंप्यूटर है ना, ये बिजनेस पर्पज के लिए यानी व्यापारिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर है। ये हमारा पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और ये हमारा व्यापारिक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का उपयोग अमेरिका की जनगणना के लिए भी इसका उपयोग किया गया था, यूनिवेक कंप्यूटर का। ओके, आगे देखिए EDS-AC। इस कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कुछ एग्जांपल्स थे और ये इनकी कुछ फुल फॉर्म वगैरह थी, तो इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड जनरेशन की यानी द्वितीय पीढ़ी की। ओके, द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी का जो टाइम है वो है 1955 से 1964 तक। पहली पीढ़ी में हमारी जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए कौन सी पीढ़ी आई, द्वितीय पीढ़ी। तब इन पॉइंटों के आधार पर हम लोग समझते हैं कि द्वितीय पीढ़ी में क्या उपयोग हुआ। तो देखिए इसका पहला पॉइंट, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। यानी हमारी पहली जो पीढ़ी थी उसमें किसका उपयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब किसके द्वारा बनाई गई, जॉन अम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। और वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ, ट्रांजिस्टर का। ओके, तो ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को 1947 में बेल लेबोरेटरी में विलियम शोकली के द्वारा बनाया गया। तो ट्रांजिस्टर किसके द्वारा बनाया गया, विलियम शोकली के द्वारा। कब बनाया गया, 1947 में। कहां पर, अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में ये बनाया गया। आगे देखिए, पीढ़ी के कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। ये दोनों ही मेमोरी है जिनका उपयोग द्वितीय पीढ़ी में सूचना को स्टोर करने के लिए किया गया। ओके, आगे देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य भाषा कौन सी थी, असेंबली थी। कौन सी भाषा, असेंबली। यानी हमारी पहली जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी में कौन सी भाषा थी मुख्य,
मशीनी, और मशीनी के बाद में कौन सी आ गई, असेंबली। यदि आपको लैंग्वेज के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो लैंग्वेज का टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है, कवर किया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हो। आगे देखिए, इस पीढ़ी में कंप्यूटर की कुछ मुख्य भाषा आई थी, जैसे कोबोल और फोर्ट्रॉन। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, और फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेट। ओके, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की बजाय देर से गर्म होते थे, यानी द्वितीय पीढ़ी के हमारे जो कंप्यूटर थे वो थोड़े देर से गर्म होते थे, क्योंकि यहाँ पर किसका उपयोग होता था, ट्रांजिस्टर का, लेकिन गर्म होते थे, लेकिन थोड़े देर से गर्म होते थे बजाय किसके, पहली पीढ़ी के। लेकिन इनको भी कौन से स्थान पर रखना पड़ता था, ठंडे स्थान पर रखना पड़ता था। जो कमी पहली पीढ़ी में थी वही लगभग कौन सी पीढ़ी में आ गई, दूसरी पीढ़ी में। तो ये हमारे जो कुछ भी पॉइंट है वो कौन सी पीढ़ी से रिलेटेड है, द्वितीय पीढ़ी से रिलेटेड है, यानी संबंधित है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, तो देखिए इनको एग्जांपल्स को। IBM 1400 सीरीज का मतलब ये है कि जिस प्रकार मान लीजिए यहाँ पर आ गया 1401, तो ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर होगा, हमारा द्वितीय पीढ़ी का। तो IBM 1400 सीरीज में जो भी कंप्यूटर आएगा वो कौन सी पीढ़ी का होगा, द्वितीय पीढ़ी का। तो आगे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, देख लीजिए। आगे यहाँ पे ये IBM 1600, तो वो ये 1400 वाली सीरीज की तरह ही इसमें होगा 1600। आगे देखिए IBM 7090, 7094, ये सारे जो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए वो द्वितीय पीढ़ी के। इसी प्रकार IBM 70 सीरीज का, जैसे 71 आ गया, आगे कुछ और भी आ सकता है, तो वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर होगा, द्वितीय पीढ़ी का। और यहाँ पे दिया हुआ यूनिवेक 1107 यानी 1107। देखिए हमने साधारण देखा था यूनिवेक कंप्यूटर, वो तो कौन सी पीढ़ी का है, पहली पीढ़ी का, लेकिन यहाँ पे यूनिवेक 1107 दिया हुआ है, तो ये कौन सी पीढ़ी का है, द्वितीय पीढ़ी का। आगे देखिए CDC 3600 एंड 1604 यानी 3600 और 1604। CDC की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट है हनीवेल 400। तो ये सारे हमारे जो भी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं वो कौन सी पीढ़ी के हैं, दूसरी पीढ़ी के हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो गई हमारी सेकंड पीढ़ी। अब बात कर रहे हैं हम लोग तीसरी पीढ़ी की। तो देखिए तीसरी पीढ़ी का जो टाइम है वो है 1964 से 1975 तक। इससे पहले हम लोगों ने पहली और दूसरी पीढ़ी के बारे में पढ़ा है। तो पहली और दूसरी पीढ़ी में जो कमियां आई थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है तीसरी पीढ़ी में। तो इन पॉइंटों के द्वारा हम समझते हैं कि किस प्रकार किया गया है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट, पीढ़ी के कंप्यूटर में IC का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया, IC का। और IC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इस IC को जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा बनाया गया। आगे देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क। देखिए इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक टेप, लेकिन यहाँ पे क्या नाम है, मैग्नेटिक डिस्क। टेप में और डिस्क में क्या अंतर होता है ये हम लोग आगे जब मेमोरी का टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि तीसरी पीढ़ी में सूचना को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया गया, मैग्नेटिक डिस्क का और मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर की साइज छोटी थी। कौन सी पीढ़ी की, तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की साइज क्या थी, छोटी थी। क्यों, क्योंकि इसमें किसका उपयोग किया गया, IC का उपयोग किया गया, तथा ये कंप्यूटर विश्वसनीय भी हो गए। विश्वसनीय का मतलब ये है कि हमारी जो पहली और दूसरी जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी के कंप्यूटर जब कोई आउटपुट यानी जब कोई परिणाम देते थे तो वो रिजल्ट यानी आउटपुट, वो परिणाम शुद्ध है या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो हमें जो भी आउटपुट देते थे वो आउटपुट बिल्कुल क्या होता था, विश्वास के लायक होता था, जैसे आज के हमारे कंप्यूटर होते हैं। आगे देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में पास्कल जैसी भाषा का उपयोग किया गया। इससे पहले हमने कोबोल और फोर्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है, वो कौन सी पीढ़ी की भाषा थी, द्वितीय पीढ़ी की। और पास्कल कौन सी पीढ़ी की है,
तीसरी पीढ़ी की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस पीढ़ी में इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड व मॉनिटर आदि आ गए थे। यानी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है पेपर टेप और पंच कार्ड का उपयोग होता था, लेकिन तीसरी हमारी जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी में किसका उपयोग होने लगा? कीबोर्ड का, माउस का, मॉनिटर का, इनका उपयोग होने लगा। किसके लिए? इनपुट और आउटपुट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तथा इस पीढ़ी में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में आगे के सॉफ्टवेयर के टॉपिक में कवर करेंगे, लेकिन आप लोगों ने नाम सुना होगा जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, ये जो हमारी जो चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? तीसरी पीढ़ी में किया गया। और यहाँ पर नीचे कुछ तीसरी पीढ़ी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला एग्जाम्पल्स है IBM 370, 360, ICL 1900, VX 750, Honeywell 6000 सीरीज। तो ये एग्जाम्पल्स कौन सी जनरेशन के हैं, यानी कौन सी पीढ़ी के हैं? तीसरी पीढ़ी के। तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सी पीढ़ी को कवर किया है? तीसरी पीढ़ी को। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर चौथी पीढ़ी की। तो देखिए चौथी पीढ़ी का टाइम पीरियड है 1975 से लेकर 1989 तक। यानी इससे पहले हम लोगों ने 3 पीढ़ियों के बारे में बात की है। उन तीनों पीढ़ियों में जो भी कमियां आई थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है चौथी पीढ़ी में। तो देखते हैं किस प्रकार। देखिए इसका पहला पॉइंट, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI, CPU या माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। सबसे पहले VLSI, CPU, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, ये चारों एक ही चीज होती है। ओके, VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और CPU की फुल फॉर्म शायद आप लोग जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI, CPU, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। ओके, एक चीज होती है LSI और एक होती है VLSI। VLSI की फुल फॉर्म तो आप लोग देख चुके हो, और LSI की फुल फॉर्म होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, तो एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि LSI और VLSI क्या चीज होती है या इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो नीचे देखिए एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ नोट। LSI और VLSI दोनों ही क्या होती है? चिप होती है। क्या होती है? चिप। और ये चिप कौन से पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन पदार्थ की बनी होती है। तो LSI और VLSI दोनों ही क्या होती है? चिप होती है। और ये चिप किसकी, कौन से पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन पदार्थ की बनी होती है। और इस चिप पर क्या लगे रहते हैं? सर्किट लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? सर्किट। यदि उन सर्किट की संख्या हजारों में है तो वो चिप कौन सी कहलाएगी? LSI कहलाएगी। ठीक है। और यदि उसी चिप के ऊपर यदि सर्किटों की संख्या लाखों में है, किसमें है? लाखों में है, तो वो चिप क्या कहलाएगी? VLSI कहलाएगी। ओके, तो LSI और VLSI में सिर्फ फर्क इतना है कि एक चिप के ऊपर कितनी मात्रा में सर्किट लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, CPU सिलिकॉन चिप का बना होता है। तो ये अभी हमने बात की है कि सिलिकॉन क्या होता है? एक पदार्थ होता है, और उस पदार्थ का क्या बनी होती है? चिप होती है, और उस चिप को हम लोग VLSI या CPU भी बोलते हैं। आगे देखिए, पहला प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब यहाँ पर CPU ही है। ओके, तो पहला प्रोसेसर कौन सी कंपनी ने बनाया? इंटेल कंपनी ने बनाया। कब बनाया? 1970 में। और उस प्रोसेसर का नाम क्या था? 4004, यानी 4004। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनपुट व आउटपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर का मतलब यहाँ पर LCD और LED भी है, इनका प्रयोग किया गया। कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में। ओके, तो नीचे यहाँ पे LCD की फुल फॉर्म दी हुई है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED की लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये LCD और LED दोनों की क्या है? फुल फॉर्म। ओके, आगे देखिए, सूचना को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया गया, जिसको आप लोग भली भांति जानते होंगे। कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है नोट। आजकल सूचना को स्टोर करने के लिए SSD का उपयोग होता है। ये आजकल ज्यादा प्रचलन में है, लैपटॉप वगैरह में ये आती है SSD, और SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, ये हार्ड डिस्क की बजाय क्या होती है? थोड़ी फास्ट होती है, इसलिए मोस्टली आजकल किसका उपयोग किया जाता है? SSD का। वैसे SSD और हार्ड डिस्क दोनों का भी उपयोग सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है, लेकिन SSD फास्ट है किसकी बजाय? हार्ड डिस्क की बजाय। ओके, ये वाला टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। नीचे देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए,
इन एग्जाम्पल्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये कौन सी पीढ़ी के एग्जाम्पल है? चौथी पीढ़ी के IBM PC, स्टार 1000, एप्पल सेकंड और एप्पल मैकिंटोश। तो यहाँ पर हमारे जो भी टॉपिक हैं वो कौन सी पीढ़ी के हैं? चौथी पीढ़ी के। आगे बात कर रहे हैं हम लोग पांचवी पीढ़ी की। पांचवी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो 1989 से वर्तमान है। ये टाइम कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि 1989 तो इसमें सेम रहेगा, आगे वाला कभी भी चेंज हो सकता है। तो अभी तक इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1989 से वर्तमान तक है। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने 4 पीढ़ियों के बारे में बात की है। उन 4 पीढ़ियों में जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है पांचवी पीढ़ी में। तो देखते हैं किस प्रकार। देखिए पहला पॉइंट, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में AI का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? AI का। और AI की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कृत्रिम बुद्धि होता है। कौन सी बुद्धि होता है? कृत्रिम बुद्धि। और कृत्रिम बुद्धि का मतलब होता है जो मानव निर्मित हो, यानी जिसको इंसान बनाता है उसे कौन सी बुद्धि बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं। और ये कृत्रिम बुद्धि कौन सी पीढ़ी में काम में आई? पांचवी पीढ़ी में। ओके, आगे देखिए। AI के जनक के रूप में जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। यानी AI को डेवलप यानी विकसित किसने किया? जॉन मैकार्थी ने किया। किसको? AI को। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो कंप्यूटर सीनियर अनुदेशक का जो एग्जाम लगा था 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि AI के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? जॉन मैकार्थी को। ओके, आगे देखिए। AI ULSI पर आधारित है। जिस प्रकार CPU VLSI पर आधारित है, उसी प्रकार जो AI है वो किसके ऊपर आधारित है? ULSI। देखिए अभी हमने बात की थी कि VLSI क्या होती है? चिप होती है। तो उसी प्रकार ULSI भी क्या होती है? चिप होती है। VLSI के ऊपर क्या होता है कि लाखों मात्रा में सर्किट लगे रहते हैं, और उससे भी ज्यादा यदि सर्किट लगे हुए हैं, यानी मिलियंस 10 मिलियंस यदि सर्किट लगे हुए हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ULSI। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इनपुट व आउटपुट के लिए आवाज का उपयोग होता है। चौथी जनरेशन तक हम लोगों ने बात की है कि वहाँ पर इनपुट और आउटपुट के लिए कीबोर्ड, माउस आदि का उपयोग होता है। लेकिन जो हमारी जो पांचवी पीढ़ी है, इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए किसका उपयोग होता है? आवाज़ का उपयोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रोबोट्स वगैरह होते हैं या कुछ ऐसी डिवाइस होती है जिनसे कोई भी काम करवाया जाता है, वो आवाज़ देकर करवाया जाता है। ओके, पांचवी पीढ़ी में इनपुट व आउटपुट के लिए किसका उपयोग होता है? आवाज़ का उपयोग होता है। ओके, अभी यहाँ पर कुछ पांचवी पीढ़ी के एग्जाम्पल्स दिए हुए, इनको आप लोगों को ध्यान से देखना है। IBM's वाटसन। वाटसन क्या है? एक रोबोट का नाम है। वाटसन क्या है? रोबोट का नाम है, जो कौन सी कंपनी ने बनाया था? IBM ने बनाया था। तो ये जो रोबोट है, इस रोबोट ने 2011 में एक टीवी शो हुआ था। 2011 में एक टीवी शो हुआ था जिसका नाम था जियोपार्डी। उस टीवी शो में इस वाटसन रोबोट ने भाग लिया था, और इस रोबोट ने उस 2011 के कंपटीशन में मनुष्यों को हराया था, यानी जीत हासिल की थी। कौन से रोबोट ने? वाटसन ने। तो ये एक AI का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ओके, आगे देखिए। गूगल सर्च। गूगल सर्च का मतलब ये है कि जिस प्रकार मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए मोबाइल, मान लीजिए लैपटॉप, मान लीजिए शूज वगैरह, कुछ भी मान लीजिए। तो जब हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो आप लोगों ने बाद में देखा होगा, जब भी हम लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर को चलाते हैं, तो जो चीज़ हमने सर्च की है उसी से रिलेटेड हमारे सामने ऐड वगैरह आते रहते हैं। तो वो सारा किसका कमाल है? AI का। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है एलेक्सा। ये एक डिवाइस आती है जिससे हम लोग बोलकर कुछ काम करवा सकते हैं। तो ये जो एलेक्सा है वो भी किसका एग्जाम्पल है? एक AI का। ओके, तो ये हमारी पांचवी पीढ़ी हो गई। इस प्रकार हम लोगों ने पहली से लेकर पांचवी पीढ़ी तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हो, या आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।